हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है इसका एग्ज़ाम तो परसों ही हो चुका था 3 तारीख को, और मगर मैं ये आज अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें टोटल मार्क्स था 60 और टाइम दिया गया था 2 आवर्स 30 मिनट्स। और पैटर्न किस तरह का था, 4 सेक्शंस थे और उसमें 15 MCQ क्वेश्चंस थे और 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के थे, 5 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के थे और लास्ट 5 क्वेश्चंस जो थे वो जो केस बेस्ड होता है ना, वो 4 मार्क्स ईच थे, मतलब 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और आप लोग अगर मैं पहले आप लोग को पता ही है कि क्वेश्चन पेपर मैं पहले PDF बना के यहाँ पे मैं पहले अटैच कर लेती हूँ, फिर इसका आंसर मैं बाद में इसमें अटैच कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप खुद से प्रैक्टिस करो तो यहाँ से आप लोग धीरे धीरे करके, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रही हूँ, पहले आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको जो जो आंसर्स नहीं आएंगे वो फिर से आप बाद में वीडियो देख के वो एंड बाद में तो मैं डिस्कस करती हूँ, वहाँ से आप लोग मिला लेना आपका आंसर सही है कि नहीं। तो मैं इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि मैम अगर आप पहले ही आंसर बता दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है ना। तो इसलिए मैं इसको पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर पहले दिखा दे रही हूँ और आंसर मैं बाद में वहाँ से डिस्कस करूँगी, ठीक है। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये सब आप खुद ही ट्राई करो, पहले करने का, आपको नहीं आएगा फिर आंसर्स आप लोग देख लेना। ये रहा, यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, ये सारे सेक्शन सी के क्वेश्चंस है। उसके बाद यहाँ से आपका केस बेस स्टार्ट हो रहा है सेक्शन डी का, ठीक है। मैं इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लोग पॉज करके खुद से आंसर ढूंढने का कोशिश करो। और आंसर मैं इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी, जहाँ ये PDF ख़त्म होगा उसके बाद सारा आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आंसर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे MCQ क्वेश्चंस है, हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ 50 पैसे टू ₹5 आपको निकालना है। तो आप लोग को पता होगा रेशियो ऑफ 50 पैसे बोला है ना, तो पहले हमारा आएगा 50 पैसा ऊपर और ₹5। ₹5 का मतलब क्या होता है, इसको भी हमें ये दोनों का यूनिट सेम होना पड़ेगा। ऊपर ये अगर 50 पैसे में है तो ये रुपीज़ को भी हमें पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 5 × 100 है ना, 500 हो जाएगा। और उसका इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, मतलब 1/10 हो गया। 1/10 को रेशियो में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1:10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ 40 चिल्ड्रेन इन अ क्लास 10 आर बॉयज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो एक क्लास में मतलब आउट ऑफ 40 में से 10 जो है ना वो बॉयज़ है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आपको फाइंड आउट करने हैं। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हम कैसे निकालेंगे, बॉयज़ कितने थे, 10 थे, आउट ऑफ कितने थे, आउट ऑफ कितने थे, सॉरी आउट ऑफ देखो 10 बॉयज़ थे, आउट ऑफ कितने थे, आउट ऑफ 40 थे, टोटल 40 था। और हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे आप लोग अपना स्कूल का परसेंटेज निकालते हो, है ना। जैसे कि जितना आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड ऊपर का रहता है, यहाँ पे जितना आपको मार्क्स मिला टोटल मार्क्स, यहाँ पे आपका जितना टोटल मार्क्स रहता है, जैसे 5 सब्जेक्ट है तो आपका 500 होगा और इंटू 100 करते हैं ना, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस से हम परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 25%, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल कॉन्टेन्स डैश नंबर ऑफ टर्म्स। एक पॉलिनोमियल कितने टर्म्स होते हैं, तो एनी नंबर ऑफ टर्म्स होता है, उसमें एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एनी होगा। द वैल्यू ऑफ x² - 2x + 1 व्हेन x = 1। तो इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू मतलब 1 दिया गया है। तो आप देख सकते हो, आप पहले ये टर्म लिखोगे, है ना, ये टर्म क्या है, x² - 2x + 1 और x का वैल्यू 1 लेने बोला है, 1 यहाँ ऐसे लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 1 आ गया, फिर +1। 1 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, 2 1 जा 2 हो गया और +1, यहाँ पे -2 है और ये दोनों 2 - 2 हो गया, मतलब लास्ट में जाके आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ एज ए इज़। तो एक सरफेस एरिया कितना होगा क्यूब का, तो ये होगा 4a²। देखो क्यूब ऐसे होता है ना, है ना, तो सरफेस एरिया मतलब एक सरफेस का फाइंड आउट करने बोला है ना, इस सरफेस का एरिया कितना होगा,
तो 4a² होगा ना, है कि नहीं। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक रोम्बस है जिसका एरिया जो दिया हुआ है ना वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक डायगोनल है उसका 10 सेंटीमीटर। तो अदर डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो फॉर्मूला है। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है पहले आप लिख लो। एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय जो मेजरमेंट ऑफ द जो पहला डायगोनल है वो और उसका दूसरा डायगोनल, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे। तो उसके बाद देखो हमें यहाँ पे 60 पता ही है ना, 60 हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ द रोम्बस 60 था। उसके बाद हाफ फॉर्मूला के हिसाब से हाफ आया इंटू एक डायगोनल है 10, तो यहाँ पे हमने 10 दिया और मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल नंबर 2, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है आपका, 2 1 जा 2, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, है ना। तो यहाँ पे बच रहा है 60, इधर बच रहा है 5 इंटू D2 मतलब डायगोनल नंबर 2। 5 जो है वो D2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो वो जब 60 की तरफ आएगा तो इसके साथ हो जाएगा डिवाइड। तो हमने यहाँ पे वही कर दिया डिवाइड, 60 को 5 से डिवाइड कर दिया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इधर 5 2 जा 10 मतलब 12, मतलब डायगोनल नंबर 2 का कितना होगा मेजरमेंट, वो होगा आपका 12, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का है। 3 raised to the power -1 प्लस 4 raised to the -1 प्लस 5 raised to the -1 सबका 0। तो आप इसको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है चाहे कोई भी नंबर हो अगर उसका ऊपर 0 आता है, आप इसको सॉल्व करोगे आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। फिर उन सब का ऊपर में 0, देखो ये एक ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब चाहे यहाँ पे कुछ भी आ जाए उसका अगर पावर 0 है तो मतलब उसका वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मान लो 100 है, 100 का मान लो अगर पावर ऐसे 0 दिया हुआ है ना तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो इसको तो एक्सपांड कर लेते हैं। देखो एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहले तो आप ये पॉइंट यहाँ पे ना पहले आप पूरा काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर रहता है ना, जैसे कि 3 लास्ट में 35 आपको दिख रहा है ना, 3 आपको लिखना होता है 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर कितना होगा वही डाउट होता है ना। तो हमने जब यहाँ पे काउंट किया ना तो 6 आ रहा है ना, मगर हमें तो एक पॉइंट तो यहाँ पे भेज दिया ना 3.5 के बाद, तो यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा इसके कारण, ठीक है। देख लेते हैं -5 यहाँ पे किधर में था, ये रहा लास्ट ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। 120 कॉपीज़ ऑफ अ बुक कॉस्ट 600, व्हाट विल बी 400 कॉपीज़। अच्छा देखो 400 कॉपीज़ का फाइंड आउट करने बोला है। देखो 120 कॉपीज़ का अगर प्राइस है 600 तो 1 कॉपी का कितना होगा, 600 बाय 120 होगा कि नहीं। तो उसके 400 का फाइंड आउट करने बोला है, तो 400 का कितना हो जाएगा, 400 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 600 बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 400। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से, ये आपका आ जाएगा 2000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, अगर 8 लोग मिलके एक काम को 20 days में करते हैं तो इन हाउ मेनी डेज कुड 20 men डू द सेम वर्क। तो सेम काम, उसी सेम काम को अगर हम लोग बढ़ा दे 8 men से 20 men कर दे तो वो लोग सेम काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है ना, अगर लोग बढ़ेंगे तो दिन कम जाएंगे, लोग अगर कमते तो दिन बढ़ जाता है ना। तो इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग इस तरह से पुट करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, 8 × 20 इक्वल्स टू आपका ये वाला 20 मल्टीप्लाइड बाय x, हमें x फाइंड आउट कर लिया मान लो, है ना। उसके बाद देखो ये दोनों हम इंटू कर लेंगे आपस में, नहीं भी करने से होगा बाद में करने से होगा। इस 20 को हम इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 था और इसके नीचे वाला 20 आ गया इक्वल्स टू x है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बस बच गया 8, इसका मतलब 8 दिन लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 21x² एंड 35xy²। तो कॉमन फैक्टर निकालने का एक इजी तरीका बताती हूँ, जैसे कि 21x² का कॉमन क्या होगा, 21 को जब हम तोड़ेंगे 3 × 7 लिख सकते हैं, है ना, इंटू x² का x × x × y, है ना। सेम उसी तरह से इसका 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 का अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा,
बताओ 5, ये आएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 टाइम्स है यहाँ पे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये 7 कॉमन है, एक x कॉमन है और एक y कॉमन है, तो 7xy कॉमन हो गया है ना। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन इनमें से कौन सा है, तो इसको आपको फैक्टराइज करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स क्यूब है और माइनस एक्स है। देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स है, रुको मैं थोड़ा ऊपर करके बताती हूँ। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स है, दोनों में एक्स कॉमन है ना, एक्स हम लोग बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट और एक आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो ये एक्स, ये मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है 1 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स तो आगे में रहेगा ही, और ये टूट के क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट 3 और 2 इज़ नियरर टू, एक्स एक्सिस के नियरर होगा, वाई एक्सिस का, ओरिजिन का जा, या फिर नॉन ऑफ दीज में से किसी का नहीं। तो मान लो हम लोग ग्राफ में एक ऐसे करके पुट करते हैं, मान लो ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये एक्स एक्सिस है इधर और ये वाई है इस तरह से, ये है हमारा ओरिजिन। 3 और 2 बोला है ना, तो 3 जाने के लिए इधर हम लोग 3 स्टेप्स जाते, 1 2 और 3, यहाँ तक आया, 2 स्टेप्स ऊपर, 2 बोला ना, तो 2 स्टेप्स ऊपर 1 2, तो मतलब यहाँ तक आ गया। तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके ज़्यादा नज़दीक है, इधर ये 3 और इधर 2, 2 होने से ऐसा होगा ना, तो ये x के ज़्यादा नज़दीक है ना। ये देखो इस y से तो दूर है और इस x के ज़्यादा नज़दीक है ना, ये ओरिजिन के सामने है, तो x एक्सिस के सामने ये ज़्यादा नज़दीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, उसका मतलब होता है उसके ऊपर कोई पावर 1 है बस। जैसे कि आप लोग देखो, एक टर्म बताती हूँ, 2x माइनस 1, तो इसमें x का वैल्यू ऊपर में कुछ दिया हुआ है क्या, पावर नहीं है ना कुछ भी, तो इसका मतलब 1 है, तो इसको ही कहेंगे लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे इक्वल्स टू कुछ होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा है कुछ 2x स्क्वायर प्लस, है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग और भी कुछ आ गया, तो ये मगर नहीं होगा लीनियर इक्वेशन कभी भी। ये x वेरिएबल्स का पावर 1 से ज़्यादा होने से वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये होगा आपका 1। स्क्वायर रूट ऑफ 6400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 6 आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, सबसे तो इजी होता है ये, आप ये कर लो, जैसे कि 6400 है ना, प्राइम फैक्टर्स निकाल के आप लोग इजीली निकाल सकते हो। 2 3 6, 2 2 4, 0 0, है ना, 2 1 2, इधर 1 गया, 2 6 12, 0 0, इधर तो इधर स्पेस नहीं होगा, मगर आप लोग इस तरह से कर लेना, ये बहुत इजी है। इसका 80 आ जाएगा, मैं सिंपली ऐसे ही बता दे सकती हूँ, 80 इंटू 80 को इंटू करोगे तो आपका 6400 ही आएगा, है कि नहीं। आप शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हो, 90 90 इंटू करने से कभी ये नहीं आएगा, 16 इंटू 16 करने से कभी नहीं आएगा, है ना। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिन दोनों को इंटू करने से आपका ये वाला आ जाए, तो इसी को तो स्क्वायर रूट कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। तो इसको आपको सॉल्व करना है इजीली, सेम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, अनलाइक को एक तरफ कर लो। जैसे कि 2x इधर की ओर आ जाएगा, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया है, आप देख रहे हो, और यहाँ पे -3 था ना, -3 था, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, शायद गलत कर दिया मैंने, 1 मिनट रुको देखने दो, इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं, वो नहीं देखते। 2x इसको माइनस इधर लाके माइनस कर लेते हैं, और 2 था इधर आके प्लस हो गया, नहीं ठीक ही है। फिर 2x में से x जाएगा, आपका x बच गया इक्वल्स टू, और 2 और इन दोनों को प्लस करेंगे, x इक्वल्स टू 5 आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू 5 है। फिर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9604 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, अभी जस्ट मैंने ऊपर जो बताया था इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस तरह से आपको निकालना है। उसके बाद ये जो देखो यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, और 7 कितनी टाइम, जितनी भी टाइम्स आ रहा है यहाँ पे आपको लिख लेना है सबको, ये जितना भी आता है यहाँ पे आपको पूरा लिख लेना है। उसके बाद सबका डबल पेयर बनाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, क्यूब रूट होने से हम 3 का पेयर्स बनाते हैं, मगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो डबल का पेयर बनाने हैं। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। 2 इंटू 2 के बदले 2 स्क्वायर लिखेंगे, 7 इंटू 7 के 7 स्क्वायर, इन दोनों 7 के 7 स्क्वायर, और यहाँ पे था रूट,
यहाँ उसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर हटेगा ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट। 9604 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 7। उसके बाद आप इन सबको इंटू कर दो, 98 आएगा। तो यही हो गया 9604 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन था, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच 396 शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक इतना स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है जिससे हम 396 को डिवाइड करेंगे, है ना, और जिससे हमें जिससे कि फिर से स्क्वायर नंबर ही मिले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो इसके लिए भी आपको पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना होगा। ठीक है, जैसे कि 396 था ना, 396, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। 2 से पहले जाएगा, 2 1 जा 2, इधर 1 गया, 2 9 जा 18, फिर से 1 इधर आएगा, 6 था ना, 2 8 जा 16, फिर से ये 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 1 इधर आया, फिर से 2 9 जा 18, फिर ये 9 9 है तो ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, उसके बाद फिर से ये 3 से जाएगा, 3 11, अब उसके बाद तो 11 11 1 जा ही होता है। तो यहाँ पे आपका 2 2 3 3 और 11 एक आया है ना। तो देखो ये 2 2 पेयर्स हो जा रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 2 पेयरिंग हो रहा है, 3 3 का भी पेयरिंग हो रहा है, बस 11 जो है ना वो पेयर्स में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमें 11 से ही 396 को डिवाइड करेंगे। जब आप 396 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका 36 आएगा। और आपको पता है ना 36 किसका रूट है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो 6 होता है। ये भी एक मतलब परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b। तो आप लोग बहुत बच्चे एग्जाम में क्या गलत कर देते हैं, ये पहला टर्म में से ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मगर क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इससे एक सब्ट्रैक्ट करना है, बाद वाले जो एक्सप्रेशन दिया ना उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके हिसाब से आप पहले क्या लिखोगे, पहले आपको ये पार्ट पूरा यहाँ लिख लेना होगा, फिर आप डायरेक्ट लगाओगे माइनस का साइन, उसके बाद ये वाला पूरा एक्सप्रेशन आपको यहाँ लिखना होता है। उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करते क्या है, आगे का पोर्शन पूरा सेम रहेगा, है ना, यहाँ तक। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो जैसे कि ये 4a है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया, पूरा अपोजिट कर देंगे। उसके बाद आपका काम रहता है सबको लाइक टर्म्स को एक तरफ करो। यहाँ पे 12a है, माइनस 4a एक तरफ कर दिया, माइनस 9ab, और ab वाला कहाँ है, ये रहा, प्लस 7ab, इसको एक तरफ कर दिया। 5b वाला कोई नंबर है क्या, हाँ ये रहा, माइनस 3b, इनको एक तरफ कर दिया। फिर माइनस 3 और माइनस 12 को एक तरफ कर दिया। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दो। 12 में से 4 माइनस किया 8a, 9 में से 7 गया माइनस 2ab, और यहाँ भी माइनस ही होगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो प्लस 2b, और यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव थे तो दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे माइनस 15। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता ही है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 5। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारे जो बेसिस है ना सेम है, तो ये सारे ना कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, बस हमारे पास बचेगा ऊपर वाला पार्ट। क्या बचेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों सेम है ना, इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये दोनों सेम है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, और डिवाइड है, बेस सेम है, तो क्या करेंगे, उनका पावर्स क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। तो देखो 5m माइनस, ये माइनस 3 था ना ऐसे, और ये इक्वल्स टू 5 रेज टू दी पावर 5, यहीं पे लिख देते हैं। उसके बाद देखो ये माइनस जो था, जब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 5 माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 5 रेज टू दी पावर 5। अब देखो दोनों बेस सेम है ना, इनको हम कैंसिल कर देंगे, बच गया हमारा m प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसके बाद देखो इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया m इक्वल्स टू 5, ये 3 इधर को आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, मतलब m का वैल्यू होगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका फैक्टराइज करने बोला है, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 2p। तो आप लोग को पता है कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, हमें इसको स्प्लिट करना होता है। इन दोनों नंबर्स को चाहे इन दोनों को, या फिर एक ऐसा नंबर आपको बताना है कि जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका माइनस 10 आए, है ना, सॉरी माइनस दो नंबर्स को प्लस या तो माइनस करके आपका माइनस 10 आए, और या फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 25 आना चाहिए। तो माइनस 10 आने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
-5p लिखने से -10p आएगा ना, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो -10p आ रहा है, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा 25 आएगा, है कि नहीं। देखो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, और 5 5 जा 25, तो इसका मतलब यही परफेक्ट स्प्लिटअप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयर्स बना लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है यहाँ लिखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम पहले पेयर्स बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने इसका कॉमन लिख लिया, दोनों में क्या कॉमन था इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखो, उसके बाद ये 5, यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे p-5 आया है, तो यहाँ पे भी आपको p-5 ही आना है। अगर इन दोनों जगह में अलग अलग आया है, इसमें अलग इसमें, इसका मतलब आपका फैक्टराइज में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उसके ये p-5 एक इन दोनों के बदले हम एक टाइम यहाँ लिखते हैं, और ये वाला p और ये -p यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका फैक्टराइज, ठीक है। इसको आप स्प्लिट करके भी कर सकते हैं और अलग मेथड से भी उसको आप कर सकते थे फॉर्मूला में डाल के। नेक्स्ट सेक्शन सी आ गया, ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू, तो यहाँ पे तो इमेज तो दिया ही गया है। रुखसार ने इस कैबिनेट को पेंट किया पूरा आउटसाइड में, ठीक है, और जिसका मेजरमेंट कितना था, लेंथ है आपका, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ है आपका 1 मीटर, ब्रेथ है 2 और 1.5 है इसका हाइट। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल, तो कितना सरफेस एरिया उसने कवर किया मैंने पेंट किया होगा अगर उसने बॉटम पे नहीं किया, मतलब नीचे वाला पार्ट जो है ना, मान लो ये वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट में उसने मतलब नहीं किया, बाकी सारा जगह उसने पेंट किया, तो उसने कितना पेंट किया होगा, कितना एरिया में पेंट किया होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो जैसे कि यहाँ पे सारा मेजरमेंट तो दिया ही हुआ है, हम क्या करेंगे, इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इस क्यूबॉइड का, कैबिनेट तो क्यूबॉइड शेप का है ना, इसका निकाल लेंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे हम बॉटम का एरिया। बॉटम का एरिया मतलब कुछ इस तरह का फिगर होगा ना, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ करके जो भी एरिया हमारा निकलेगा उसे हम माइनस कर देंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चों यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे और होना चाहिए था। तो फिर देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो लेंथ ऑफ द कैबिनेट 2 है, ब्रेथ 1 मीटर है, हाइट इतना है, एरिया पेंटेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द बॉटम, जो अभी मैंने जस्ट समझाया था आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हम निकाल लेंगे फॉर्मूला में पुट करके, इस तरह से आप फॉर्मूला में पूरा पुट करके निकाल लेना, ठीक है। 13 मीटर स्क्वायर आता है। एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द कैबिनेट लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, क्योंकि उसमें तो कोई हाइट वाइट नहीं है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कितना उसने पेंट किया था कैसे निकालेंगे, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जितना पार्ट उसने पेंट किया था रुखसार ने, वो पार्ट हमारा आ जाता है, वो आएगा आपका माइनस करने से 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, तो एक रोड रोलर जो है ना, वो 750 टाइम्स पूरा जब इसका चक्का ऐसे घूमता है 750 बार पूरा कंप्लीट रोटेशन, तब वो एक रोड को पूरा लेवल करता है, वंस कवर एक बार ऐसे मतलब लेवल करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। मान लो ये जो रोड रोलर का जो डायमीटर है ना, वो 84 सेंटीमीटर है और लेंथ उसका 1 मीटर है, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे इसका, हमें तो पहले तो ये सर्कल है ना व्हील, तो इसका तो हमें सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर, पहले तो अच्छा, तो रोड रोलर का पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाला है ट्वाइस पाई आर का फॉर्मूला यूज़ करके। पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ था शायद, एक मिनट मुझे चेक करने दो, आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे रेडियस कितना था, रेडियस यहाँ पे हमारा 42 हो जाएगा, क्योंकि देखो डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर 84 है, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 दिया। और हाइट हम देंगे 100, हाइट हम 100 क्यों देंगे, देखो यहाँ पे आपका हाइट कितना दिया गया था, उसका ब्रॉड कितना था 1 मीटर था ना, तो ये उसका लेंथ ये 1 मीटर है, बोलो ये 1 मीटर है ऐसे है ना, ये पार्ट तो ये वाला पार्ट तो उसका हाइट हो गया,
तो 1 मीटर को हम 100 से मतलब सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि रेडियस तो सेंटीमीटर में था, तो इसलिए 1 मीटर भी चेंज होकर 100 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका ये निकल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर निकल जाएगा, ये इतना आ रहा है। फिर एरिया कवर्ड बाय द रोलर 750 टाइम्स, तो 750 बार वो रोटेट कंप्लीट रोटेशन एक बार में इतना लेता है, तो 750 में वो कितना लेगा, तो ऑब्वियसली इसको हम इसके साथ इंटू कर देंगे। इसके साथ जब आप इंटू करोगे तो आपका ये नंबर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। मगर रोड को डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे, कितना रोड में उसने ट्रेवल किया था, वो तो सेंटीमीटर में नहीं होगा ना, तो वो तो हमारा मीटर में आएगा। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने का एक तरीका है, जैसे कि आप जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हो डिवाइड बाय 100 करते हो, मगर यहाँ पे कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, तो 100 की जगह हम तब इंटू कर रहे थे 100 के साथ, मगर यहाँ पे और 2 जीरो बढ़ जाएगा, 100 में 2 जीरोज़ होते हैं, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए हम इसको और 2 जीरोज़ यहाँ पे बिठा देंगे, मतलब 10,000 के साथ हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाता है। सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए 100 के साथ करते हैं डिवाइड, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम करते हैं 10,000 के साथ डिवाइड, ठीक है। तो इसको जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा कि कितना उस रोड रोलर ने कितना रोड को लेवल किया था, ये आपका मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से m स्क्वायर होना चाहिए था, नीचे में हो गया स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है ना एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, और फिर उसका हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगी। तो इसके लिए देखो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ तो आवर्स पे दिया हुआ है, तो 20 मिनट्स को भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या 60 से डिवाइड करके हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, तो और ये 1/3 आवर्स में चेंज कर लिया। अब देखो क्या पूछा है यहाँ पे, हाउ फार विल इट डिस्टेंस निकालने बोला है। डिस्टेंस पहले तो हमें पता है कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा डिस्टेंस। अगर हमें निकालने देंगे तो हम क्या करेंगे, 75 को 1/3 के साथ इंटू कर देंगे, है ना, तो ये हमारा आ गया, कैंसिलेशन कर देना यहाँ पे आप लोग, तो आपका 25 किलोमीटर्स आ जाता है। बस ये फॉर्मूला जानने से हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट में भी वही बात है, नेक्स्ट में देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करने बोला है, तो ये सेम इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम निकाल सकते हैं। अब हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, यहाँ पे कितना दिया हुआ था डिस्टेंस नेक्स्ट टाइम में, वो 250 किलोमीटर्स दिया गया है, तो 250 किलोमीटर्स 250 डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा 75, है ना। फिर जब इसको ये तो कैंसिलेशन नहीं होगा, वो कुछ इस तरह से आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन में जब आप डिवाइड करते हो, तो 3 तो इधर ही हो गया, और 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 आवर्स का मतलब 20 मिनट्स होता है, जस्ट सर मैं ऊपर में चेंज किया था ना, तो उसको हम 3 आवर्स 20 मिनट्स में लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट इन विच 1 नंबर इज़ 12। तो आपको बताना है कि एक नंबर जब 12 है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के जो नंबर्स होंगे सारे वो आपको बताने, तो उसके लिए तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ट्वाइस m होता है एक फॉर्मूला, और होता है m² - 1 और एक होता है m² + 1। तो पहले आप ट्वाइस m निकाल लो, ट्वाइस m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, और m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/2। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो m जो आ रहा है ना ये आपका 6 आ रहा है, तो m 6 आ रहा है, उसके आप इसको इस वैल्यू में पुट कर लो, एक बार दोनों वैल्यू में जो दिया हुआ था एक बार इसमें पुट कर लो, m² - 1 इक्वल्स टू कितना, m तो 6 आया था, 6² - 1 आपका कितना होगा 36 - 1 इक्वल्स टू 35। और नेक्स्ट m² + 1 में जब हम डालेंगे, देखो m² + 1 में m का वैल्यू तो 6 ही था ना, 6² + 1 यहाँ पे 6² का हो जाएगा 36 + 1 इक्वल्स टू 37। तो इस तरह से आपका तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट निकल जाते हैं, एक तो आपका 12 दिया ही था, एक हो गया 35 और एक हो गया 37, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई। अच्छा, तो ये सिंप्लीफाई इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे देख रहे हो आप माइनस भी है और ये यहाँ पे सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम माइनस कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप जैसे कि देख सकते हो ये a जो है ना ये पूरे के साथ एक बार मल्टीप्लाई है, और ये b भी पूरे के साथ एक बार मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एक बार इस तरह से लिखोगे, फिर ये प्लस b यहाँ आएगा, फिर ये पूरा यहाँ पे, फिर ये सारा मल्टीप्लाई कर करके ऐसे लिखते जाओगे, है ना।
2a² माइनस 3ab प्लस AC प्लस 2ab माइनस 3b² प्लस BC। उसका लाइक टर्म्स सबको एक तरफ कर दो, अगर कुछ कैंसिलेशन होता है तो यहाँ पे देखो कैंसिलेशन हुआ है, माइनस 3ab प्लस 2ab से माइनस होकर माइनस AB बच गया है ना, और बाकी सब तो है ही। उसके बाद आप इधर वाले को भी सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, C जो है दोनों के साथ है इंटू है, तो C जब दोनों के साथ इंटू होगा तो ट्वाइस AC माइनस 3BC हो गया है ना। अब आप परफेक्टली इसको माइनस कर दो डायरेक्ट। करने क्या बोला था, वो जो एक्सप्रेशन ऊपर दिया गया था वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसके बदले हम जब सॉल्यूशन निकाला तो हमारा क्या आया था, ये वाला पोर्शन आया था, फिर माइनस, और इसके बदले ये आया था। ये आप पूरा सेम लिखोगे, ब्रैकेट खुलेगा तो इन दोनों का साइन चेंज हो रहा है, देखो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस ट्वाइस AC प्लस 3BC। उसके बाद आप तो लाइक टर्म्स के सहारे आप इसको पूरा सॉल्व कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई करना, ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ही पूछा जाता है। देखो 25 मल्टीप्लाइड बाई t⁻⁴ है। 25 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 5² है ना, और यहाँ पे जो 10 है इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 5 के ऊपर 1 दे देंगे, 2 के ऊपर भी 1 दे सकते हैं, यहाँ हमने नहीं दिया था, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद देखो और क्या कर सकते हैं, ये t-4 है, t-8 है, इन दोनों के बीच तो डिवाइड हो सकता है कि नहीं। t-4 है और माइनस ही करेंगे -8 को, तो इसको एक्स्ट्रा से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +8, और ये t⁻⁴ क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक देखो, यहाँ पे आपका दिख रहा होगा t⁻⁴ आ जा रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या हो रहा है, 25 5² था और नीचे 5⁻³ -3 था, और यहाँ पे तो 5⁻1 था ना, वो ये बेस और ये बेस दोनों सेम है तो यहाँ आ गया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई जब रहता है आपस में तो दोनों पावर्स प्लस हो जाते हैं, -3 + 1 कर दिया, और इंटू 2 को साइड में रख दिया ऐसे, क्योंकि 2 तो यहाँ पर कुछ है, दूसरा बेस तो ऊपर में भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो उसको साइड में कर दिया। -3 और +1 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -2 ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटू 2 रह गया, t⁻⁴ मैंने पहले ही बता दिया कैसे होगा, और 5² तो ऊपर में ऑलरेडी से आ रहा है। अब आप देख सकते हो बेस सेम है, और पावर्स तो को हम तब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखो पावर्स को यहाँ पे आप देख रहे हो ना, माइनस कर दिया, 2 यहाँ पे अकेले बच गया, यहाँ पे 2 -2 इंटू t⁻⁴ ऊपर से वो एज इट इज़ नीचे आया है। फिर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और 2 + 2 यहाँ पे हो गया 4 इंटू t⁻⁴ इंटू 2। उसके बाद जैसा कि ये सिंप्लीफाई था तो इसका हमें पूरा वैल्यू फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। 5⁻⁴ का वैल्यू होता है आपका 625, 2 को एज इट इज़ यहाँ बिठा दिया और t⁻⁴ को साइड में लिख दिया, यही हो गया आपका सिंप्लीफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार। तो यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और यहाँ पे सारा मेजरमेंट्स दिए गए हैं। टाइम 6 आवर्स में 40 किलोमीटर्स गया था, 7 में 80, 8 में 120 और 9 में ये। तो इस तरह से आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं, 6 AM 7 AM इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा कट रहा होगा, इस तरह से आप लोग देख लो, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 से 8 बजे तक कितना कवर किया था। देखो आप इमेज में देख सकते हो 7:30, तो 8 बजे कितना कवर किया था वो हम देख लेते हैं। 8 बजे इतना 120 शो कर रहा है, 8 बजे 120 किलोमीटर्स कवर किया था, और 7:30 होने से कितना होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में ये पार्ट आप देख रहे हो ना 100 किलोमीटर्स है ना। तो 7:30 को 100 था, 8 बजे 120 हो गया, तो कितना कवर किया, 100 से 120 20 किलोमीटर्स। मगर लिखेंगे कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लेना लिखने का तरीका, ठीक है। वैसे तो ये आप लोग डायरेक्ट भी लिख ले सकते हो तो भी मार्क्स मिल जाएगा, इसको कट के नहीं दिखाने से भी होगा। तो अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, यह सेक्शन डी, यहाँ से स्टार्ट होता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइजेस फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज टैक्सेस इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो है हर समय फेयर्स जो होता है ना, भाड़ा किसी भी चीज़ का, टैक्सी पे चढ़ने का, उबर ओला इन सब का चेंज करते रहती है फॉर वेरियस व्हीकल्स, ऑटो रिक्शा टैक्सी इन सब का। द ऑटो एंड टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ, ऑटो और टैक्सी चार्ज जो होता है ना किसी भी सिटी में एक फ़िक्स चार्ज होता है ना, कि ऑटो पे उठने से इतना फ़िक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, और एक चार्ज होता है आप कितना किलोमीटर्स कवर करते जाते हो वो उसमें ऐड होते जाता है।
तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं ना, उस बेसिस पर आपको सारे क्वेश्चंस के MCQ के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे पहला सिचुएशन क्या है, देखो, इफ़ दैट फिक्स प्राइस इन अ सिटी इज़, मान लो एक फिक्स प्राइस x है, मान लो एक सिटी का चार्ज पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर आप जाते हो तो ₹5 आपको देना पड़ेगा। टोटल फेयर मान लो कि उसका कितना आया, 60 आया। तो लीनियर इक्वेशंस आपको फॉर्म करना है। अगर फॉर द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर्स, मान लो आपने 10 किलोमीटर्स गए, तो आपका लीनियर इक्वेशन कैसा फॉर्म होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, इनमें से वो फाइंड आउट करने। देखो फिक्स चार्ज x है, चार्ज पर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर गया था ना, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो गया मतलब। तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, उठने का भाड़ा तो 6 है, x है, और उसका जो 10 किलोमीटर्स कवर किया उसका 50, और टोटल फेयर कितना हो गया था उसका 60। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी ये बी भी नहीं है, ए है, यहाँ तो माइनस का साइन दिया हुआ है ना। नेक्स्ट, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x + 50 = 60 आ रहा था ना, 50 इधर आएगा तो 60 से माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। नेक्स्ट, इन अ सिटी, ये दूसरा सिचुएशन दिया गया। इन अ सिटी अ पर्सन हैज़ टू पे 110 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स। मान लो कोई 15 किलोमीटर्स गया और उसने पेमेंट दिया आपका 110 रुपीज़। फिक्स चार्ज था वहाँ का 20। देन व्हाट इज़ द चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज कितना हुआ आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्सप्लेनेशन में कहते हैं फिक्स चार्ज में क्या प्लस हो रहा है, 15x, x हमने फिक्स चार्ज दिया था ना, x हमें नहीं पता कितना है, और फिर उसने पे किया 110। तो इसको जब आप सॉल्व कर दोगे, 20 इधर आया, 110 में से 20 माइनस किया तो 90 आ रहा है, और 15 इधर को आ जाएगा, फिर से 90 से 15 को डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा। x का वैल्यू आपका 6 आ जा रहा है, मतलब x फिक्स चार्ज जो है ना वो x है, मतलब 6 है, सॉरी। फिर इफ़ इन अ सिटी फिक्स चार्ज इज डबल ऑफ द चार्ज पर किलोमीटर ना पर्सन पेड, बता रहे कि अगर किसी सिटी में फिक्स चार्ज जो है ना, फिक्स चार्ज डबल है चार्ज पर किलोमीटर का, एंड अ पर्सन पेड, और किसी ने पे किया, अगर वो 1 किलोमीटर गया और वो 75 रुपीज़ पे कर रहा है, तो फिर आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज पर किलोमीटर x है मानो, है ना, तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, बोला था डबल था तो वो 2x हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है, फिक्स चार्ज में प्लस करेंगे जो उसका 1 किलोमीटर का जो भी है, और इक्वल्स टू उसने पे किया 75, तो दोनों वेरिएबल्स तो सेम थे ना, ये भी सही है, या फिर आप दोनों को प्लस करके 3x कर दे सकते हो, 3x = 75। ये तो सॉल्व ही कर दिया था, ये नहीं, ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके तो पूछा नहीं था ना, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, ये आपको सॉल्व नहीं करना था, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना था, क्वेश्चन पेपर में ही गलत था। 3x यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत होना चाहिए था, अलग होना चाहिए था। यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन क्या फॉर्म होगा वो पूछा है ना, तो ये ना रुपीज़ में तो यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना था। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। तो ये तो पूरा बुक का क्वेश्चन ही आया था, ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर। जब हम लोग पूरा इमेज देख लेंगे इधर नीचे में, तो इससे हमें पता चल जाएगा किस दिन क्या क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर एज द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर के बराबर, किस दिन सेम था फोरकास्ट टेम्परेचर जो था ना, एक्चुअल और फोरकास्ट दोनों सेम किस दिन था। तो आप देख सकते हो सेम किस दिन है, फ्राइडे को है ना, यहाँ पे सेम आ रहा है, यहाँ पे सेम को देखो, ट्यूसडे को सेम आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेम है फोरकास्ट टेम्परेचर, ये फिर यहाँ पे सेम है, और एक आपका इधर भी सेम दिख रहा है ऊपर में, ये रहा। तो 3 दिन सेम था आपका, ट्यूसडे को, फ्राइडे को और संडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो अनुमान जो लगाया था मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना होने का अनुमान, सबसे ज़्यादा कितना था, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो यहाँ वाला था, है ना, ये आपका 35, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला 35। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, और मिनिमम टेम्परेचर कितना था पूरा वीक में, मिनिमम टेम्परेचर पूरा वीक में 15 डिग्रीज था, ये वाला देख रहे हो, दो बार हो चुका है ना ये वाला, सॉरी बार बार मार्क नहीं हो रही, ये वाला। नेक्स्ट,
ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर और जो अनुमान लगाया हुआ फोरकास्ट टेम्परेचर था उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस किस दिन देखा जा रहा है, तो ये आपका देखा जा रहा है थर्सडे को। देखो इस दिन सबसे ज़्यादा गैप आपको नज़र आ रहा होगा, बाकी में कम गैप है ना, इसमें सबसे ज़्यादा गैप है। उस दिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया था फोरकास्ट टेम्परेचर में और एक्चुअल टेम्परेचर में। नेक्स्ट देखो, राम स्टार्ट्स इज जर्नी टू सर्टेन प्लेस बाय कार से जाता है 9 AM को एंड रीचेस द प्लेस वो 1 PM को पहुंच जाता है। इफ़ ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h, तो आपको फाइंड आउट करने हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। टाइम टेकन बाय राम टू रीच हिज डेस्टिनेशन, तो राम को अपना जगह पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो कितने बजे निकला था, देखो आप लोग 9 AM को निकला था और 1 AM को पहुँच गया था। क्वेश्चन में देखो 9 AM को निकला था, 1 AM को पहुंच गया था। ऑब्वियसली 9 के बाद देखो 10, 11, 12 और 1, 4 आवर्स लगे, है ना। नेक्स्ट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड कितना था 30 और टाइम कितना था आपका 4 आवर्स लगे थे उसके, तो इन दोनों को इंटू कर दो, 3 4 जा 12, 120 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट, इफ़ टू क्वांटिटीज़ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर देन एक्स एंड वाई रिमेन्स, क्या हो जाते हैं, ये दोनों रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो आपका फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट, इफ़ एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली, बोलो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ता है तो एक कमता है, तब मान लो अगर x का वैल्यू 10 है और y का 6 है, तो यहाँ पे आपको y फाइंड आउट करना पड़ा है अगर जब x इक्वल्स टू 15 होगा। तो इन्वर्स वेरिएशन को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर 10 × 6 तो 60 हो गया, 15 इधर नीचे को आ गया, डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो y का वैल्यू होगा आपका 4। तो ये हो गया सेकंड वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है इधर, देखो, सुजाता टीचर गिव्स हर अ लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज एंड आस्क हर टू प्रैक्टिस फैक्टराइजेशन। सुजाता के टीचर ने सुजाता को कुछ आइडेंटिटीज़ दिया, फिर बोला कि इनको अच्छे से लर्न करो और प्रैक्टिस करने के लिए फैक्टराइजेशंस। तो इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है। देखो, आर ऑल आइडेंटिटीज़ करेक्ट, यहाँ पे आइडेंटिटीज़ आप देख रहे हो, आप लोग खुद से एक बार पढ़ लेना। तो ये सारे आइडेंटिटीज़ जो है ना वो करेक्ट है, इनमें से कोई भी गलत नहीं था, इसका आंसर ओनली येस ही होगा। नेक्स्ट, यूज़ द अबव आइडेंटिटीज़ एंड फैक्टराइज, यहाँ से आपको ये आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है और इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो ये वाला यहाँ मैंने फैक्टराइज कर दिया है, x² + 8x + 16, तो इसको आपको ये किस फॉर्मूला में जाएगा, ऊपर वाले सबसे पहला आइडेंटिटी में जाएगा, a + b² के फॉर्मूला में जाएगा। तो मान लो हम लोग इसको a मान लेते हैं, x को a मान लेते हैं, सपोज़ x को हम a मान लेते हैं, प्लस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 16 है ना, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 16 हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मतलब हमारा b हो गया। तो यहाँ पे x तो हमारा a था, तो यहाँ पे x की जगह a की जगह x लिखा और b की जगह हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद देखो ये आ गया हमारा इस फॉर्मूला में a² + 2ab + b², और इन सब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, a + b² लिख सकते हैं। a + b² का मतलब क्या होता है, a + b और a + b, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये भी देख लेना, ये भी सेम उसी तरह से है, बस अलग है थोड़ा सा, a - b² का फॉर्मूला में आ रहा है, और ठीक है। और ये वाला a + b और a - b मतलब a² - b² का फॉर्मूला था ना, उसमें आप इसको पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इजी है इसलिए मैं ये सब आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद से देख लेना। मैंने बस ये पेपर इसलिए अपलोड किया ताकि आप लोग को पता चल जाए कि किस तरह का पेपर आ रहा है, तो इसी तरह के आपके भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग, मैंने तो सारा आंसर्स लिख ही दिया है, आप लोग यहाँ से रिवाइज़ कर लेना। मैं बस एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोग यहाँ से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे होता है आपका फिनिश्ड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए, है ना। और मैंने क्लास 8th का संस्कृत का पेपर अपलोड किया हुआ है पहले ही, और क्लास 8th का तो अभी कुछ नहीं अपलोड किया है। ये मैथ्स का पेपर मेरे पास मिला था, उस दिन एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने सोचा कि इसका भी आप लोग को अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा और भी वेरिएशंस आ जाए आपके प्रैक्टिस में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।